बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की पद्धति और इस बात की जानकारी हैरत में डालने वाली है कि अधुनातन विज्ञानों के बारे में उनकी अंतर्दृष्टि जो थी वो कितनी गहरी थी। जीवन में वेदना और दुख पर बौद्ध धर्म में बहुत बल दिया गया। बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का निरूपण किया उनका संबंध दुख का कारण, दुख के अंत की संभावना और उसे समाप्त करने के उपाय से है। दुख की स्थिति के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुद्ध का मार्ग मध्यम था यह अतिशय भोग और अतिशय तप के बीच का रास्ता है। यानी वो ज़्यादा भोग पर और ना ही ज़्यादा तप करने पर बल देते हैं, वो बीच के रास्ते को अपनाते हैं। अपने शरीर को कष्ट देने के अनुभव के बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है वह सही रास्ते पर बढ़ ही नहीं सकता। यह मध्यम मार्ग जो है वह आर्यों का अष्टांग मार्ग था। सही विश्वास, सही आकांक्षाएं, सही वचन, सही आचरण, जीवन यापन का सही ढंग, सही तरीका, सही जो आपकी कोशिश, सही विचार और सही आनंद, यानी ये सब कुछ होना चाहिए। 8 मार्ग बताए हैं मध्य मार्ग जीने के। बुद्ध ने अपने शिष्यों को वही बातें बताई जो उनके विचार से वे लोग समझ सकते थे और उनके अनुसार आचरण कर सकते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने हाथ से कुछ सूखी पत्तियां लेकर अपने प्रिय शिष्य आनंद से पूछा कि उनके हाथ में जो पत्तियां हैं उनके अलावा भी कहीं कोई है या नहीं। आनंद ने उत्तर दिया, पतझड़ की पत्तियां सब तरफ गिर रही हैं और वे इतनी हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तब बुद्ध ने कहा, इसी तरह मैंने तुम्हें मुट्ठी भर सत्य दिया है, किंतु इसके अलावा कई हजार और सत्य हैं से जिनकी गणना गिनती नहीं की जा सकती। बुद्ध कथा। बुद्ध की वह संकल्पना जिसे प्यार से भरे अनगिनत हाथों ने पत्थर, संगमरमर और कांसे से ढालकर आकार दिया, भारतीय के विचारों की संपूर्ण आत्मा की या कम से कम उनके एक तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल के फूल पर बैठे हुए शांत और धीर, वासनाओं और लालसाओं से बिल्कुल अलग, इस संसार के तूफानी और संघर्षों से भी इतनी दूर पहुँचे से इतने परे मालूम होते हैं जैसे उन्हें पाना बिल्कुल ही असंभव है। लेकिन जब हम उन्हें दोबारा देखते हैं तो उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी जान पड़ती है। युग पर युग बीतते जाते हैं, जो बुद्ध थे वो हमसे दूर मालूम हमसे नहीं होता। उनकी वाणी, उनके वचन थे, जो उनका बोलना था हमारे काम में धीरे से सिखाया कहती है कि हमें संघर्ष जो है उससे भागना नहीं है, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला हमें करना है तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को हमें देखना है। बुद्ध के बारे में सोचते हुए आज भी हमें जीती जागती थरथराहट पैदा करने वाली अनुभूति होती है। अब पढ़ेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य समाज की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहित के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। मूल रूप से यह बौद्ध धर्म क्षत्रिय आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिकंदर के आक्रमण जो हुआ था से इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद मिली और 2 ऐसे विलक्षण व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल दिया। वे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में बताया गया है कि कौन से वो 2 ऐसे अलग ही बलशाली व्यक्ति थे। इन दोनों का मेल था वो बहुत कारगर था। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वही नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमण करने वाले लोग थे उनको उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार उन्होंने कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ भी हो गए। उन्हें साथ देकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। इस तरह वो अपना साम्राज्य फैला रहा था। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई, यानी एक विराट विशाल केंद्र में राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। यह नया